ओके, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। अच्छा, जो प्रीवियस पेपर था वो हमने 35 से लेके 55 तक डिस्कस कर लिया था। उसी को कंटिन्यू करें या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं? तो उसी को कंटिन्यू कर लो। ठीक है। ऋषिका, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बेटा? नो सर। ठीक है, ठीक। उसी को सर हाँ बेटा। कल 1:30 डाउट क्लास होगी या आप कोई पेपर दोगे? नहीं नहीं नहीं, डाउट है बेटा, डाउट है। ओके सर। डाउट क्लासेस हैं, आप तो अपने इंडिविजुअल डाउट्स लेके आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, सब लोग पेपर खोलो बेटा, वो वाला। The balancing length of a potentiometer is at 120 centimeters. On shunting the cell with a resistance of 4 ohms, the balance point shifts to a length of 60 centimeters. Then find the internal resistance. हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। L1 L2 दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है, स्मॉल r निकल जाएगा। यस सर। हो जाएगा समर्थ? यस सर। दक्ष, हो जाएगा? यस सर। सिंपल फॉर्मूला बेटा ऋषिका, R is equals to capital L, capital R, L1 by L2 minus 1. ठीक है, this is 4, this is 120, this is 60 minus 1. हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 33rd। अच्छा, 33rd is again very clear। 20 माइक्रोफैरेड में कोई करंट पास नहीं करेगा, सो योर नेट आंसर इज 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, third, there are 5 capacitors in a certain combination, and this combination, as you well know, that it is a Wheatstone's bridge configuration। और इस कॉन्फ़िगरेशन में 20 माइक्रोफैरेड के थ्रू कोई चार्ज या कोई करंट पास नहीं करेगा। सो वी हैव 4 कैपेसिटर्स, और इन 4 कैपेसिटर्स की नेट कैपेसिटेंस विल अगेन बी 6। ठीक है, यस सर। okay। 32nd, a parallel plate capacitor is charged and then isolated from the DC source. A mica slab is now introduced between the plates. Which of the following is correct after insertion of mica? Here, V is potential difference, Q is charge, and energy is U. अच्छा, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि माइका क्या है। माइका एक कंडक्टिंग स्लैब है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। बताएं क्या है? सर आप 32 डिस्कस कर रहे हो ना? हाँ बेटा, 32nd डिस्कस कर रहे हैं। So this is a डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो तो हमें मालूम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो न्यू कैपेसिटेंस होती है, दैट विल बी K टाइम्स ऑफ C नॉट। C नॉट मींस व्हेन देयर वाज नथिंग इन बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गई। ठीक है, यस सर। और एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और पोटेंशियल के साथ क्या होगा बेटा? देखो प्रॉब्लम क्या है। ये कैपेसिटर है आपके पास, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज करा एक सोर्स से, ठीक है, और सोर्स से चार्ज करने के बाद आप ये कहते हैं कि हम लोग सोर्स को हटा देंगे। अगर मैं सोर्स को हटा दूं
So there will be some potential difference between the plates. होगा ना? बेटा क्या दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा? Yes, sir. Yes, sir. भाई कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज हो गई और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रखा था तो यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा। इंडक्शन को हम रिमूव करेंगे यहाँ पर इस वाली साइड को ग्राउंड करके, सो देयर विल बी सम पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट्स। अब आपने माइका इंसर्ट करा, माइका इंसर्ट करने से क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्योंकि बढ़ गई तो एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इंक्रीज होगी, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगी, लेकिन हम ये देखें कि पोटेंशियल के साथ क्या हुआ और चार्ज के साथ क्या हुआ। अच्छा मुझे ये बता दो, अगर हम कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है और यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज है और आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा, तो अब इस पार्ट पर यानी इस पॉइंट पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। Will there be any change in the net charge? नो सर। नो सर। तो नेट चार्ज क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट? यस सर। यस सर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि U आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में U डिक्रीज कर रहा है। चारों ऑप्शंस में U डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे आंसर देंगे इसका? अच्छा पहली बात कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास बीच की 2 ऑप्शंस क्या हो गई? डिलीट आउट हो गई। तो A और D में से कोई आंसर होना चाहिए। व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल डिफरेंस? V के साथ क्या होगा? V इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो। सर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो वी कम हो जाएगा ना? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो V कम हो जाएगा, क्योंकि QD इक्वल्स टू CV। हमने कहा चार्ज कांस्टेंट है, अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं तो V क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके सर। अब एनर्जी पे आ जाओ। व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन एनर्जी? क्योंकि इंक्रीजिंग तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यस सर। तो सर, उस वही लिहाज से decrease देखें तो होगी। उस लिहाज से देखें तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि यू डिक्रीज करेगा क्यों? सर क्योंकि वी स्क्वायर की टर्म आती है। और कुछ? अच्छा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या होता है? बी बाय एल। अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो ई भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके सर। तो अल्टीमेटली एनर्जी डेंसिटी इज डिक्रीजिंग क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था? कांस्टेंट था। अब अगर हम कहते हैं हमने इंसर्ट करा डाइलेक्ट्रिक, तो आप इसको k से मल्टीप्लाई कर दो, बट स्टिल ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या था? E। E इज डिक्रीजिंग, तो U क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ओके सर। so your option is D। 31st, if the electric flux entering and leaving the enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be?
किसी भी प्लेन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग इज गिवन बाय phi1 एंड phi2। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज? बोलो। पहले नेट फ्लक्स बता दो कितना। इसका सरफेस एरिया इधर जाएगा वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा I2 minus phi1। हाँ, तो नेट फ्लक्स आपके पास आ गया phi2 माइनस phi1। phi2 माइनस phi1 को आप क्या लिख सकते हैं? q by epsilon naught। So यस your answer is सर D। phi2 minus phi1 into epsilon naught is equal to q। ठीक है, ओके सर। तो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ तो b और d सेम दे रखा है, नहीं phi2 minus phi2 दे रखा है वो, सॉरी, दिस विल बी d phi2 minus phi1 into epsilon naught। ठीक है, ओके सर। ठीक है समझ? यस सर। ऋषिका क्लियर है बेटा? यस सर। राघव सही है ये? Yes, sir. दक्ष? Yes, sir. Question number 30. 3 points A, B, C lie in a uniform electric field. Electric field की वैल्यू दे रखी है बेटा 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb as shown in the figure। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, and there are 3 points A, B, C। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो ये 4 ही होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब वो क्या कहता है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, कैसे बताओगे? क्या आंसर होना चाहिए बताओ? सर डिस्टेंस 4 है तो सर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कितना है? 4 4। 4 सेंटीमीटर, उसे मीटर्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 5 से क्यों नहीं करेंगे समर्थ? सर सर एसी का निकालना है ना। हाँ, एसी का निकालना है। दक्ष बता बेटा, 4 से करेंगे 5 से करेंगे? Sir, एक second. ऋषिका 4 से करेंगे 5 से? Sir, 5 से. एंजेला 4 से करेंगे बेटा 5 से? राघव So 5 से ही करेंगे। 5 से करेंगे? तो 4 से करेंगे। अच्छा ये बताओ, व्हाट द स्केलर क्वांटिटी होती है? तो पोटेंशियल ऑफ बी सी से इक्वल होगा ना। बिल्कुल, पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी तो सेम होगा। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? dv इज इक्वल्स टू EDR, यही होता है बेटा। यस सर। Yes, sir. अब यहां देखें, B और C A के रिस्पेक्ट में
सेम पोटेंशियल्स पर है ना, Yes, sir. और वैसे भी डिफरेंस इन पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा, dw बाय, या हम ये बोले पोटेंशियल विल बी इक्वल टू dw बाय dr, यही होता है, नहीं dw बाय dq, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। अच्छा दूसरी Yes, बात, sir. जब भी कभी आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो वर्क डन कैलकुलेट करते हुए हम पाथ नहीं देखते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखते हैं जनरली। अगर आप वैसे देखें यहाँ पर, तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में सी और बी दोनों किस पर होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे, होंगे ना। यस सर। राघव ठीक है, बी और सी सेम पोटेंशियल्स पर होंगे ना। Yes, sir. तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो योर आंसर विल बी 200 वोल्ट्स, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow sphere at a distance r, where r is greater than the radius of the sphere is, अब एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged hollow sphere at a distance r, where r is greater than the radius of the sphere, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. तो इस पॉइंट से अगर गॉसियन सरफेस पास करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, kq by r square, so this will be inversely proportional to r square, यस सर। Yes, sir. तो आंसर आ गया D। Question number 28, now we have 4 situations. In these 4 situations, charged particles are at equal distances from the origin. Arrange the magnitude of the net electric field at origin in decreasing order. अब ये देखो कि magnitude of electric field at the origin decreasing order में क्या है। अब उसने कहा फर्स्ट केस में 5q 2q माइनस, अच्छा मैं बना देता हूँ इसको, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो जरा, अब आपके पास ये 4 सिचुएशंस है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज द 4th। अच्छा ये कहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो एट द ओरिजिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर यानी ओरिजिन, कौन से वाले केस में होगी। Sir, first वाले की।
कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे? अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं क्यू नॉट, तो इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में वो इस तरफ जाएगा, इसके इन्फ्लुएंस में इस तरफ जाएगा, और इसके इन्फ्लुएंस में भी इसी तरफ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका रिजल्टेंट मुझे यहां मिलेगा। इसके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इसके रिजल्टेंट की वैल्यू होगी कि 5q बाय इक्वल डिस्टेंसेस है r का स्क्वायर, प्लस ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगी, इन द सेम डायरेक्शन है, तो 2kq बाय r स्क्वायर माइनस नहीं हो जाएंगे क्योंकि तो वो दोनों सेम साइड है। दोनों सेम साइड है तो ऐड होंगे, ऐड हो Add जाएंगे, होंगे। हाँ सर, तो नेगेटिव में आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। यस सर। और फील्ड देखते हुए, फोर्स देखते हुए हम नेगेटिव चार्ज को जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है? पोटेंशियल के केस में नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं, ठीक है समर? यस सर, ओके सर। तो 2kq बाय r स्क्वायर प्लस 3kq बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। अब यहां देखें अगर, तो ये -3q है, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा होता तो ये टेस्ट चार्ज इस तरफ जाता, ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, और ये वाला टेस्ट चार्ज इससे रिपेल होता। सर हाँ बेटा, KQ बाय R स्क्वायर को हम E नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो फिर 5E स्क्वायर प्लस 5E स्क्वायर होगा, तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन में वो सबसे बिल्कुल छोटा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, वही करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो आपके सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो रही हैं, और मैग्नीट्यूड यहाँ पर 5q भी है, जो कि और कहीं नहीं है आपके पास, ठीक है? यस तो सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होनी चाहिए? 1 फर्स्ट केस में होनी चाहिए 1 पे, Yes. ओरिजिन से। यस सर। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक? अब फर्स्ट केस में मैक्सिमम वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, ए एंड सी। इसका मतलब बी और डी तो यहां से एलिमिनेट हो गए, ठीक है? यस सर। तो अगर बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, अब पहुंचे सेकंड ऑप्शन के ऊपर ना। सेकंड ऑप्शन में मैक्सिमम कहां होगा? सेकंड ऑप्शन में मैक्सिमम होगा, अब देखो 3, 2 और -q वाला जो हमने लिया यहाँ पर, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी 3e स्क्वायर प्लस, जैसा तुमने कहा वैसे ही कर रहे हैं, 2e स्क्वायर प्लस, या 2e स्क्वायर प्लस 1e स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना? यस सर। क्योंकि सेम डायरेक्शन में है वो, यस सर। तो रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। तो ये हो गया। सर लेकिन सेकंड और डी को तो हटा दिया था ना, तो थर्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी? एक मिनट रुको ना। नहीं, अरे बेटा, मेरे को तो आप नीचे ऑप्शंस देखो, उसने आपसे पूछा है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। यस सर। 1 इज ग्रेटर देन सेकंड और ग्रेटर देन थर्ड और ग्रेटर देन फोर्थ। मैंने तो वहां ऑप्शंस को रिमूव किया है ना, ओके सर, ओके। ठीक है? तो अब यहाँ तो ये तो बात डेफिनेटली हमें पता है कि ये आना चाहिए हमारा 5e का होल स्क्वायर प्लस 2 और 3 हो गया 5E का होल। 5e का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर 5 द रूट 2 रूट E 50e स्क्वायर, है ना? सर। 5 रूट 2 E। हाँ वही है Yes, जो sir, भी। 5. अब यहाँ अगर हम देखें तो ये बनेगा 9e स्क्वायर प्लस 3e का स्क्वायर फिर से 9e स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 18e स्क्वायर। Yes. इधर अगर मैं चेक 3 करूं, root. Yes. 3 root 2 आ रहा है सर। 3 रूट 2 E। हाँ वो अभी करते हैं। अभी यहाँ देखें, अगर इधर अगर हम टेस्ट चार्ज रखें Q नॉट, तो ये Q नॉट किसकी तरफ जाएगा? ऑब्वियसली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यस सर। Yes. और इससे रिपेल होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रहे यस हैं। सर। So this will be under the root 4e square
प्लस 2e², यानी ये तो कितना हो अंडर गया? रूट लेने की जरूरत नहीं होगी, वैसे 6 ही आ जाएगा। 2e²। मैं तो रिजल्टेंट देख रहा था ना बेटा। हाँ तो वही बात है, आप कहें तो 6e आ ही जाएगा वैसे भी, हम इसको ना भी लें तो ये तो सेम सेम सर डायरेक्शन डायरेक्ट ही 4e + 2e कर लेंगे तो हो जाएगा। यस सर। और सर इसका 4 ही आ जाएगा फोर्थ केस में। और इस वाले का फोर्थ आ में जाएगा 4e। 4, ठीक है। यस। अब इसको अगर हमने सॉल्व करा था तो ये तो आ गया था 5√2e। अरे मैक्सिमम हो गया 3√2e। थर्ड। 3√2e। अब देख लो मैक्सिमम किसका है? सो फर्स्ट सर है, फर्स्ट, 5√2, तो फिर ठीक है। थर्ड का है, फिर थर्ड, सेकंड में आएगा थर्ड सेकंड। थर्ड, है ना। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, फिर आएगा सेकंड और फिर आएगा फोर्थ। फोर्थ। इट मींस यस सर। ऑप्शन सी इज सी। करेक्ट। यस सर। ठीक है राघव। Yes, sir. एंजेला ठीक है बेटा। Yes, sir. ऋषिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या था? 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at a distance of 5 centimeter forming a dipole. What is the amount of torque required to place the dipole perpendicularly to an electric field of 3 into 10 to the power 5 Newton per coulomb? सीधा सीधा tau is equals to PE sin theta, यानी sin 90, ठीक है। परपेंडिकुलरली प्लेस करना था उसको, तो टॉर्क पूछा है। P दे रखा है आपको 3 इंटू, नहीं P तो निकाल लेंगे, Q इंटू 12 इंटू E की वैल्यू दे रखी है, E है आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 5, तो Q तो कितना हो गया? आइदर ऑफ द चार्ज यूज करते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, 12 कितना है 5, 3 10 की पावर 5, तो आंसर आ गया 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 की पावर 5 है ये। अच्छा वो सेंटीमीटर भी तो है, इंटू 10 टू द पावर -2, तो आ गया 10 टू द पावर -3, ठीक है। ओके सर। 15 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Gauss law cannot be applied in which case? बताएं। Holosphere, cube, solid sphere और unbounded surface, कहां पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते गॉस लॉ को? बोलो बेटा। Gauss's law cannot be applied in which case? Holosphere, solid sphere, अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि हमें ये तो पता होना ही चाहिए ना कि उसकी सिमेट्री क्या है, तभी तो गॉसियन सरफेस पता लगेगा। और वैसे भी यहाँ 4 में से 3 ऑप्शंस तो आपने कर ही रखी हैं, ठीक है। यस सर। Let's move on to the question number 25. Question number 25. The frequency of AC is 50 hertz. How many times the current becomes 0 in 1 second? बताओ। 100। और वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ठीक है। वन साइकिल कंप्लीट होने में एक बार जब वो फेज चेंज करेगा 180 डिग्री पे, वहां पर वो 0 होगा। दूसरा, जब वो फिर से फेज चेंज करेगा 360 पे, यानी कि पाई और 2 पाई, दो जगह पर वो अपने फेज चेंज करेगा ना। यस सर। तो एक कंप्लीट साइकिल में वो कितनी बार
अपना फेज चेंज करेगा 100 टाइम्स फेज चेंज। 100, yes, इसका मतलब आंसर इज 100। ठीक है। yes sir. Question number 24. With increase in frequency of an AC supply, the impedance of series LCR circuit remains constant. Increases, decreases, decreases at first, becomes minimum and then increases. बताएं। With increase in frequency of an AC supply, what will happen to the impedance of LCR series circuit? Impedance का Sir, D फॉर्मूला, part. impedance का फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस एक्सएल का मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, या चलो एक्सएल ही लिख देते हैं, एक्सएल माइनस एक्सपी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, एक्सएल क्या है, 2 पाई एफएल, और एक्ससी क्या है, एक्ससी है 2 पाई एफसी, 1/2 पाई एफसी इज योर एक्ससी। अब ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल बढ़ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एक्ससी घट गया। ठीक है। ओके सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई Yes, तो sir. एक्सएल बढ़ गया और एक्ससी कम हो गया। ठीक है। यानी ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है, ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। हाँ सर। एक्सएल अगर बढ़ जाए और एक्ससी अगर घट जाए, तो Yes, इसका sir. मतलब डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। डिफरेंस अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में ये होल फैक्टर इंक्रीज होगा, व्हिच विल अल्टीमेटली इंक्रीजेस द इंपेडेंस। Yes, sir. तो आंसर क्या होना चाहिए? Increases. Sir, D part. डी क्यों होगा बेटा? देखो सुनो, डी क्यों लग रहा है पहले ये बताओ। Increases ही होगा वैसे तो। Sir, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ बेटा, बताओ दक्ष, डी क्यों लग रहा है? सर अगर हम वैसे उसे ग्राफ में बनाकर देखेंगे तो वो ऐसे ही कि मतलब स्टार्टिंग में ऊपर से नीचे, अगर हम कर्व जो होगा उसका पहले नीचे आएगा फिर उस ऊपर जाएगा, मतलब तो फिर पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। इम्पिडेंस का कर्व कहाँ बनाते हैं बेटा हम? एक बार कर्व बना के शो करो, एक बार कौन सा कर्व कह रहे हो? सो डायग्राम कह रहा है कि अगर हम एलसीआर के लिए डायग्राम कह रहा हूँ, बनाए अगर तो, ग्राफ में अगर हम बनाएंगे तो। ग्राफ बनाए तो फेजर डायग्राम है। नहीं सर, फेजर नहीं, नॉर्मल अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ग्राफ बनाएंगे तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी का, तो सर पहले क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो इम्पिडेंस कम होगी फिर बढ़ेगी। फिर ये सर एक बार शो करना मुझे, तो शो कैसे करें, एक सेकंड। वीडियो शेयर, मतलब अपना वीडियो ऑन करके शेयर वो शो कर दो यार। स्क्रीन शेयरिंग यहाँ से ऑन करूँ क्या? तो एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, कैमरा ही ऑन कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी लें और अगर हम यहाँ पे बोले तो सब पहले जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वो एल कम हो, वो सॉरी एक्स ही कम होगा और वो बढ़ेगा, बाद में फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ये होगा। सर ये वो लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ना। मैंने ए करा था टेस्ट में तो उसका आंसर डी कर रखा था टीचर ने। जैसे डिक्रीज फर्स्ट बिकम्स मिनिमम देन इंक्रीजेस, सब मिनिमम पे रेजोनेंस ही कंडीशन में होगा फिर इंक्रीज करेगा। तो कहता है with the increase in frequency of an AC supply, the impedance of the LCR series circuit
लेकिन ये जो तुम ग्राफ बना रहे हो ये किसका ग्राफ है? ये तो एक्सी का ग्राफ है ना फ्रीक्वेंसी के साथ। नहीं सर, ये जेड का ही ग्राफ है अच्छा जेड का ग्राफ, ओके ओके ओके। यस सर, जेड को। सर क्योंकि अगर हम पहले बढ़ाएंगे तो एक्स ही कम होगा। सर एक्स ही एक्सएल से कम होगा जब और फिर बाद में एक्सएल से बड़ा हो, एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से। यस सर, एक्सेल वो इन्फिनिटी को टेंड करता है जब बढ़ते बढ़ते। अच्छा हाँ ठीक है, वो एक्सी को नेगेटिव लेके चल रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक है, तो फेजर के अकॉर्डिंग देख रहा है वो। अगर हम इसका फेजर वैसे देखते हैं, ये आर था मेरे पास, यहाँ मेरे पास एक्सएल होना चाहिए, यहाँ मेरे पास एक्सी होना चाहिए, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी कम होगा, यानी कि किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। यस फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी जीरो को अप्रोच करेगा। यस सर, और फिर जब वो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आगे ऊपर चल जाएगा। हाँ, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो इट मींस के ये फैक्टर वहां पर एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा हमारे पास, या हम इसको कह देंगे नेग्लेक्ट करने की हालत में हो जाएंगे, तो z कम होगा। ठीक बात है। इट डिक्रीजेस एट फर्स्ट एंड बिकम्स मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है, डी ही होगा। तो इसको बेटा कैसे देखना है आपने? फेजर से भी देख सकते हैं कि फेजर जैसे जैसे एक्सी कम होगा इट मींस इट इज अप्रोचिंग जीरो। अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्सी जो फैक्टर है वो आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली वी हैव द रिलेशन इन दैट केस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इनिशियली इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? या हम पहले बात ही कर लें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होना चाहिए। के आपका लेस देन 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि 1 से छोटा होगा। इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स छोटा होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, एट द सेम टाइम ईएस छोटा होगा ईपी से। ठीक बात है? यस सर। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस के अंदर पावर सेम रहती है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर, तो इसका मतलब आईपी छोटा हो जाएगा आईएस से। ठीक, यस सर। तो यहां इसने के ई सर आई डी और ऑप्शन, उसने के ई आई और एन ये चारों चीजें वहां पर ऑप्शंस में पूछ रखी हैं। तो ऑप्शन में आप ढूंढेंगे ए छोटा हो 1 से, एनएस छोटा हो एनपी से, ईएस छोटा हो ईपी से, लेकिन करंट पे ध्यान देना, करंट रेसिप्रोकेट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ई और आई यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में रहते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो विच इज द करेक्ट वन? के छोटा होगा 1 से, के छोटा होगा 1 से, वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस ए एंड बी। ठीक है, तो बीएस छोटा होगा वीपी से, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है? Yes, sir. ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि वहां उसने बोल दिया कि छोटा है बट वीएस बड़ा है वीपी से। ऐसा नहीं हो सकता, सेकेंडरी की वोल्टेज स्टेप डाउन में बढ़ती नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे। अ सीरीज सर्किट विद इंडक्टेंस 0.12 हेनरी, capacitance 0.48 millifarad and resistance 25 ohms is connected to a 220 volt variable frequency power supply. At what frequency is the circuit current maximum? Circuit current maximum कब होगा? जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, यानी कि इम्पीडेंस मिनिमम होगा। इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा? रेजोनेंस पे। एट रेजोनेंस।
तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. निकाल लेंगे. Yes, sir. तो कुछ नहीं करना, z को r के बराबर ले लेना, है ना. और वैसे भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 पाई अंडर द रूट LC. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व हो जाएगा. हो जाएगा ना बेटा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. 21st question number 21st. A square loop of wire of each side 50 centimeters is kept so that its plane makes an angle theta with a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. The magnetic field is withdrawn in 0.1 seconds. It is found that the induced EMF across the loop is 125 millivolts. The angle find out करना है. कैसे करोगे? अच्छा, EMF का रिलेशन क्या है? सर NAB sin 90 minus theta. NAB sin 90 minus theta. अच्छा, तो टाइम का क्या करेंगे बेटा? सर वो cos थीटा में हो जाएगा फिर कन्वर्ट, मतलब sin 90 minus theta जो है. अच्छा, जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ n d∅dt. ठीक है. यस सर. फाई को आप क्या लिख सकते हो? d/dt of b into a cos थीटा. ठीक है. अब a तो है नहीं हमारे पास, अब क्या करेंगे? अब स्क्वायर लूप, एरिया तो निकल जाएगा. हाँ 50 सेंटीमीटर है ना. हाँ तो एरिया तो निकल जाएगा. A square loop of side 50 centimeter is kept so that its plane makes an angle of theta with a uniform magnetic field. The magnetic field is withdrawn in 0.1 seconds. It is found that the induced EMF across the loop is इतना. अच्छा, उसने तो वो दे ही दिया. हाँ तो सीधा सीधा निकाल लो, ऐसे ही निकाल लो यार इसको. E is equals to NBA sin theta. सर cos थीटा आएगा ना, sin 90 minus थीटा को cos थीटा लिख अच्छा, देंगे. it is making an angle of theta ना. यस सर sin 90 minus थीटा होगा तो फिर उसको cos थीटा लिख देंगे. sin 90 minus थीटा को 90 minus theta. एक मिनट यार, ये एक लूप है. इस लूप का सरफेस एरिया वेक्टर है, ये ऐसे है. इस लूप का सरफेस एरिया वेक्टर इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है. ठीक है. तो ये एरिया वेक्टर के साथ थीटा है. ठीक है. उसने बोला प्लेन इज मेकिंग एन एंगल, है ना. so that its plane is making an angle theta. Okay, ठीक है. plane is making an angle theta. तो वो तो 90 minus theta हो ही गया. तो आपके पास फ्लक्स हो जाएगा NBA cos 90 minus theta. यही तो होगा. अच्छा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला E का ही लगा रहे हैं. ये बात भी सही है. डायरेक्ट फॉर्मूला E का ही लगा रहे हैं. तो E is equal to NBA sin
90 माइनस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ दे नहीं रखे, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 दे रखा है, एरिया 50 into 50 by 100 by 100, ये तो सर वो 0.5 लिख देंगे उनको into 10 की पावर -3 दे रखा है, ठीक है। और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो ही जाएगा। यस सर यही, ठीक है ना? यस सर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आगे खत्म हो जाएगा। तो दिस विल बी 125 अपॉन मिली वोल्ट दे रखा है ना यार, वो फिर कुछ छूट तो नहीं गया। सर 125 अपॉन 125 इंटू 10⁻³ लिखेंगे इसमें ऊपर। और हाँ लिख दिया। नहीं सर, जो भी आपने थर्ड स्टेप लिखा उसमें ऊपर ही, मतलब 125 इंटू 10⁻³ को पूरे को लिख देंगे ना ऊपर बेटा ये 10 10 और 10 10 की पावर 3 हो गया ना ये। यस सर। ये 10 की पावर 3 इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा 10 की पावर -3 से। हाँ सर वही हो गया। फिर सर ये तो आ गया 5 इज इक्वल टू cos थीटा। हो ही नहीं सकता। सर एक सेकेंड, 1 मिनट रुक बेटा, मेरे को दोबारा देखना। Each of sides so that its plane makes an angle theta with a magnetic field of 0.1 Tesla. The magnetic field is withdrawn in 0.1 seconds. It is found that induced EMF across the loop is 125 millivolts. The angle theta is square loop of wire. It's 50 centimeter. तो इसका एरिया थोड़ी हो गया 50 into 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा। This is cos theta. बट एनी हाउ चाहे साइन थीटा भी होता तो भी 5 तो आ ही नहीं सकता था ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड उसने कहा है 125 मिली वोल्ट्स है। अरे -5 d5/dt से ही होगा। वही कह रहा हूँ यार, ऐसे डायरेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये तो टाइम भी दिया हुआ है ना, तो वो तो वरना कहीं आएगा ही नहीं। माइनस ऑफ n d5/dt। दिस इज 125 n हो गया, मेरे पास है ही नहीं। d/dt ऑफ 5 हो जाएगा b into a cos थीटा। तो 0.1 सीधी सीधी रिलेशन है यार, माइनस ऑफ n 5/t। दिस विल बी 125 into 10 की पावर -3 into 0.1 is equal to b dot a। तो एंगल कैसे निकला? सर मैं सॉल्यूशन भेजूं जो मैंने करा है? बेटा रुक जा यार, ये बनेगा cos 90 माइनस थीटा। नहीं वो तो प्लेन के थ्रू ही पास कर रहा है ना। तो एरिया वेक्टर के साथ बनाता है, एरिया वेक्टर के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा। b कितना है 0.1 टेस्ला, एरिया है 50 by 100 into 50 by 100। ये कट गया साइन थीटा, तो वही आ गया 125 into 10 की पावर -3 अपॉन 10 into 10 की पावर 3 अपॉन 25 या 5। अब आएगा बेटा, तो आ रहा है ये 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा।
सर ये जो आपका 1/2 आया ना, मेरा यही पिछले वाले जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी, उसी में 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा आया था, तो फिर कॉस थीटा 1/2 कॉस 60 यहाँ डिग्री पे 1/2 होता है। तो बेटा मेरा बन ही नहीं रहा, तेरा 1/2 जैसे आ रहा था। सर वो कॉस 60 डिग्री पे फिर तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ टाइम तो हमने यूज नहीं करा ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस। क्योंकि जो 0.1 आप यूज नहीं कर रहे हो उसी वजह से ये 5 आ रहा है, अदरवाइज ये 0.5 आ जाता। एक बार इसका सोल्यूशन शेयर करना मेरे साथ, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। Two long solenoids have lengths L and 2L. मे भी हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर हो रहा हो, बट इधर तो sin थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है। और इधर 90 माइनस थीटा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि फ्लक्स तो प्लेन के थ्रू ही जाता है ना, फ्लक्स का एरिया वेक्टर से थोड़ी कोई मतलब है। फ्लक्स तो हम किसके थ्रू देखते हैं? प्लेन के थ्रू देखते हैं, ठीक है? सर मैंने भेज दिया आपको। बट हाँ, एरिया वेक्टर ही तो लेते हैं यार उसके अंदर भी। चलो कोई नहीं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ दोबारा भेज से। दिया आपको जो मैंने करा है। कोई नहीं, मैं वो सॉल्व करके फिर देखता हूँ। Two solenoids having lengths L and 2L and the number of loops N and 4N both have the same current, then the ratio of the magnetic field will be, those solenoids, दो solenoids की लेंथ है L और 2L, इसकी लेंथ L, इसकी 2 times of L, the number of loops इसमें N है और इसमें 4N है, and both have the same current, ratio of their magnetic fields will be B is equals to mu naught Ni। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पहले वाले के लिए कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स N पर यूनिट लेंथ L। दूसरे के लिए कितना होगा? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स 4N I अपॉन पर यूनिट लेंथ इज 2L, ठीक है? तो ये कट गया 2, तो B1 बाय B2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, क्या राघव? राघव कुछ पूछना था? नहीं सर, पता नहीं माइक में कुछ इशू आ रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है सर। हाँ बेटा। सर जो आपने वो 21st क्वेश्चन करा है उसमें आपने n 0.1 ले लिया, जबकि n तो 1 होगा, वो तो टाइम 0.1 था। नहीं, मैंने n नहीं लिया बेटा, वो b लिया है, b को 0.1 लिया नहीं है। सर, जो नीचे cos थीटा इज इक्वल टू 5 में। नहीं, n लिया ही नहीं, यहाँ पर भी मैंने b 0.1 ले रखा है, एरिया 15/50 ले रखा है। ओके सर। n को लिया ही नहीं है बेटा मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई मतलब ही नहीं है उस केस में। चलो इसकी कैलकुलेशन में चेक करता हूँ बाकी नेक्स्ट टाइम। और बेटा अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी निकाल लो सो दैट के ज्यादा आसान हो जाए। आप लोगों की खुद की भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी सॉल्व हो जाएंगी फिर, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। अच्छा, कल मैं कोशिश करूंगा दोपहर में जो 1:30 बजे वाली क्लास होगी वहां पर जब इंस्टीट्यूट में बच्चे आएंगे तो हो सकता है मैं ट्राई करूं वहां से आपको लिंक भेजने की, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना जो लोग ऑनलाइन ही रहते हैं, ठीक है? जैसे राघव है, ऋषिका है, एंजेला है, ठीक है? सर कल कितने बजे है? अगर 1:30 से कितने टाइम तक है? 1:30 है, 1:30 से एटलीस्ट 3:30 तक मान के चलो, क्योंकि 3:30 11th की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी जस्ट 9 o'clock 11th की क्लास स्टार्ट होने वाली है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई कल कोशिश करूंगा लिंक भेजूं तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। क्योंकि विदाउट वाईफाई मुझे लगता नहीं है कि वहां से लिंक आ पाएगा, बट अगर नेटवर्क मेरे को ठीक ठाक मिल गया तो
मैं जरूर भेज दूंगा सो दैट के कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस हो जाएं। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।